हम लोग अपनी इस सीरीज फिजिक्स ग्रेड 11 एनसीपी 2022-23 का लेक्चर 4 करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं और इस एसएलओ को कवर करने वाले हैं जो डोमेन ए का 5th एसएलओ है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक मेजरमेंट के अंदर होती है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली 3 वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास ये एक रॉड है और इसकी जो मेरे पास लेंथ है वो है 8 मीटर्स। तो ये इसकी असली लेंथ है। अब मैं इसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करने वाला हूँ। तो मान लेते हैं मैं इसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करता हूँ और उस इंस्ट्रूमेंट को मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट ए। इंस्ट्रूमेंट ए से मैं इसको मेजर करता हूँ और मैं इसको 3 बार मेजर करने वाला हूँ। पहली बार जब मैं इसको मेजर करता हूँ मेरे पास रीडिंग आ जाती है 5.6 मीटर्स। दूसरी बारी मेरे पास रीडिंग आ जाती है 5.4 मीटर्स और तीसरी बारी मेरे पास रीडिंग आ जाती है 5.5। अब इस रीडिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अगर हम देखें तो क्लियरली ये रीडिंग असली रीडिंग से तो बहुत दूर है। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई मसला है, ये इंस्ट्रूमेंट मुझे ठीक रीडिंग नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो इस रीडिंग के अंदर ये जितने भी वैल्यूज हैं ये एक दूसरे के काफ़ी करीब करीब हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे ये इंस्ट्रूमेंट गलत है लेकिन फिर भी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिपीटेबिलिटी है, यानी जो वैल्यू मैं बार बार लूंगा कम से कम वो रिलायबल है कि यही वैल्यू अगली बार भी आएगी। ऐसा नहीं कि ये इंस्ट्रूमेंट अभी कोई वैल्यू दे रहा है तो बाद में कोई और वैल्यू देगा। जो हमारे पास हल्का फुल्का इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू देने के अंदर मसला है वो तो है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट वैल्यू दे रहा है मैं उस पर यकीन कर सकता हूँ कि अगली बार भी यही देगा। अभी ये अपनी फुल पोटेंशियल पर ही वैल्यू दे रहा है। तो ये वाली जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं ये हैं तो मेरे पास रॉन्ग, यानी कि दीज आर फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू, यानी जो असली वैल्यू है उससे तो ये दूर हैं। लेकिन फिर भी जो मेरे पास सेट ऑफ वैल्यूज हैं ये क्लोज टू ईच अदर हैं। तो वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, यहाँ जिसको मैं कहता हूँ कि ये रिपीटेबल है। ओके, अब मान लेते हैं मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट बी है और उस इंस्ट्रूमेंट से मेरे पास जो वैल्यूज आती हैं वो में भी मेरे पास आ जाती हैं 7 मीटर्स, 8 मीटर्स और 9 मीटर्स। अब इसके अंदर ये काफ़ी हद तक हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू के करीब करीब है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि क्लोज टू ओरिजिनल वैल्यू या क्लोज टू ट्रू वैल्यू। लेकिन इसके अंदर हमारे पास अब ये मसला है कि ये 1-1 मीटर दूर है, यानी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यकीन ही नहीं किया जा सकता कि ये इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं मुझे वैल्यू दे रहा है, ये वाकई में अपनी कंडीशन में यही वैल्यू देता है। पहले ये मुझे 7 देता है, फिर 8, फिर 9, यानी इसके अंदर रिपीटेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है। और इसके अंदर इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि ठीक है वो जो वैल्यू दे रहा है वो तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन क्या मैं ये ट्रस्ट कर सकता हूँ कि अगली बार भी मुझे यही वैल्यू देगा? तो इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ख़राबी नहीं, बल्कि या हम कोई ख़राबी कर रहे हैं नापने में या कोई और मसला है जिससे पहले कोई और रीडिंग आ जाती है बाद में कोई और बहुत ही कम और बहुत ज़्यादा इनके दरमियान डिफरेंस है। तो वैल्यूज़ आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वैल्यूज़ फार अवे हैं, वैल्यूज़ फार फ्रॉम ईच अदर। ये जो हमने 2 स्टेप्स पढ़े हैं इनसे हम बहुत ही इजीली एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझ सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ क्लोज टू ईच अदर होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और हमारे पास जो वैल्यूज़ एक दूसरे से क्लोज होती हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं। दिस इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो हमारे पास प्रिसीजन हो गई कि वैल्यूज़ एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं, तो यानी ये ईच अदर मैं बस ये लिख रहा हूँ, यानी एक दूसरे के दरमियान की क्या रिलेशन है। और एक्यूरेसी है कि वो वैल्यूज़ असली वैल्यू का कितना करीब है। ओके, सो ओरिजिनल वैल्यू। सो दिस इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। यानी ये वाली जो मेरे पास वैल्यूज हैं ये मेरे पास लेस एक्यूरेट हैं लेकिन मोर प्रिसाइज हैं, जबकि ये वाली मेरे वैल्यूज मेरे पास मोर एक्यूरेट हैं लेकिन लेस प्रिसाइज हैं। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मेजरमेंट के लिए और हमारी कोशिश ये होती है कि ये दोनों हाईएस्ट हों, ये जितने हाई पॉसिबल हैं उतनी हमारी मेजरमेंट अच्छी होगी। अगर हमारे पास रिपीटेबल भी हो वैल्यूज और इसके साथ साथ वो एक्यूरेट भी हो, ये तो हमारे पास चीज़ें हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के बारे में नहीं, तो प्रिसीजन हमारे पास रैंडम एरर के साथ रिलेटेड होता है। हमारे पास जितना रैंडम एरर ज़्यादा होगा प्रिसीजन उतनी कम होगी। और इसी तरीके से एक्यूरेसी सिस्टमैटिक एरर के साथ रिलेटेड होती है कि जितना हमारे पास सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा है उतनी हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा है। इनको हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमें पता है रैंडम एरर क्या है। रैंडम एरर हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल एरर्स होते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। रैंडम एरर्स को हम नॉर्मली ठीक नहीं कर सकते, यानी कि ये हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल एरर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन एरर है कि इंसान कभी भी एग्जैक्टली करेक्ट तरीके से रीडिंग नहीं ले सकता, उसके अंदर कुछ एरर होता है, वो हम नहीं ठीक कर सकते, वो एक नेचुरल चीज़ है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ये तमाम जो रैंडम चीज़ें हैं ये हमारे पास, इनको हम कहते हैं रैंडम एरर। इससे हमारे पास एक जितना ये ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास वैल्यू लेस प्रिसाइज है। क्यों? अब यही चीज़ है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंस्ट्रूमेंट है
ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वैल्यूज तमाम करीब ही करीब दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रैंडम एरर कम है, हमारी गलती इसके अंदर सबसे कम है, इसके अंदर मसला इंस्ट्रूमेंट के साथ है कि वो हमें लेस एक्यूरेट दे रहा है। इधर हमारी गलती बहुत ज्यादा लग रही है, इंस्ट्रूमेंट तो ठीक लग रहा है लेकिन हमारी गलती ज्यादा है कि इतना ज्यादा फर्क आ जाता है, पहले इंस्ट्रूमेंट कुछ देता है, दूसरी बार इंस्ट्रूमेंट कुछ देता है, इसका मतलब हमारे अंदर कोई मसला है। तो जो रैंडम एरर है वो डायरेक्टली प्रिसीजन को इफेक्ट करता है, जबकि जो सिस्टमैटिक एरर है ये प्रेडिक्टिव एरर होते हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं, ये हमने एक्चुअली में कोई गलती की होती है। तो सिस्टमैटिक एरर फॉर एग्जांपल, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। अब ये हमारी तो कोई गलती नहीं, यानी हमसे गलती जरूर हुई लेकिन ये हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर मसला था, तो इसको हम ठीक करेंगे, तो इससे हमारे पास इफेक्ट होती है एक्यूरेसी। ओके, बहुत सिंपली, तो जो हमारे पास जितनी भी हमें अपनी वैल्यू को ज़्यादा प्रिसाइज बनाना है, हमें रैंडम एरर को कम करना होगा, जिसको हम लोग उस तरह से तो ठीक नहीं कर सकते, हमें बस ज़्यादा हम वैल्यूज़ ले सकते हैं और एवरेज ले सकते हैं, इसी तरीके से हम ह्यूमन एरर वगैरह को कम कर सकते हैं या लेकिन सिस्टमैटिक एरर को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट हो गया, या पैरालैक्स एरर। पैरालैक्स एरर ये होता है कि आप रीडिंग को गलत पढ़ रहे थे, अब ये रीडिंग को गलत पढ़ रहे थे, इसको तो आप ठीक कर सकते हैं, ये तो आपकी एक कॉन्शियस गलती है, लेकिन ह्यूमन एरर एक इनवॉलंटरी चीज़ है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, वो हर इंसान के अंदर होता है। तो दिस इज पैरालैक्स एरर भी हो सकता है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर से हमारे पास प्रिसीजन इफेक्ट हो रही है, क्योंकि प्रिसीजन है कि एक इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स जो दे रहा है वो काफ़ी दूर दूर है, इसका मतलब ये कि इंस्ट्रूमेंट तो जाहिर है एक ही है, तो वो अगर डिफरेंट रीडिंग दे रहा है इसका मतलब हम उनको पढ़ गलत तरीके से हैं। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग्स दे रहा है ठीक है, वो काफ़ी करीब करीब है, लेकिन वो असल वैल्यू से बहुत दूर है, एक्यूरेसी ही उनके अंदर नहीं है, इसका मतलब हमारी तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब उसके वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है कि वो इंस्ट्रूमेंट हमें असली वैल्यू से इतनी दूर वैल्यू दे रहा है। तो ये है हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपली। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अक्सर औकात एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अनसर्टेनिटी की टर्म में भी डिफाइन कर दिया जाता है, या डिफाइन तो नहीं किया जाता, उनकी डेफिनेशंस तो यही हैं, लेकिन इनको अनसर्टेनिटी की टर्म में भी समझ लिया जाता है कि हमारे पास अगर कोई रीडिंग है उसकी हम अनसर्टेनिटी से भी बता सकते हैं ये कितनी प्रिसाइज है या कितनी एक्यूरेट है। यहाँ तो बुनियादी तौर पर आपको पिछली वीडियो से पता है अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट किस तरह रिलेटेड है, तो आप इसको लीस्ट काउंट की टर्म में भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीडिंग है 2 मीटर्स प्लस माइनस 0.1 मीटर्स, 3 मीटर्स, बल्कि मैं 2 मीटर्स ही रखता हूँ दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, प्लस माइनस 0.2 मीटर्स, बल्कि चलें 1 मीटर कह लें। अब इन दोनों में से अनसर्टेनिटी जो है वो इफेक्ट करती है प्रिसीजन को। ओके, अनसर्टेनिटी अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी बुनियादी पर ये प्रिसीजन को इफेक्ट करी है, वो एट द एंड रैंडम एरर से ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमने उनको डायरेक्ट अनसर्टेनिटीज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज की वैल्यू में लिखा हुआ है। अब जिसके अंदर अनसर्टेनिटी हमारे पास कम है, यानी कि बुनियादी तौर पर इधर उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कम है, या फिर हमारे पास हमने जो रैंडम एरर किया है वो काफ़ी हद तक कम है, ओवरऑल हमारे पास अनसर्टेनिटी जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कम है वो क्लियरली मोर प्रिसाइज। जाहिर सी बात है कि जिसके अंदर अनसर्टेनिटी हमारे पास कम है, अब हमारे पास वो 0.1 मीटर्स के अंदर अंदर ही आगे पीछे हो सकती है, 2.1 हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा, लेकिन 1.8 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 0.1 मीटर्स की अनसर्टेनिटी पॉसिबल है। और हाँ, वो हो सकता है अगर ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एट द एंड हमारे पास एक बेस जरूर मौजूद है, तो जिसके अंदर जितनी अनसर्टेनिटी कम है ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि हमारे पास रिपीटेबिलिटी ज़्यादा है, कि हमें ये बताया कि अनसर्टेनिटी कम है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास इसी रेंज के अंदर ही आंसर है, लेकिन जिसकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है अब वो 1 मीटर तक जंप कर सकती है, दिस मीन्स इट लेस रिपीटेबल है, और हमारे पास इसकी जो है दिस इज लेस प्रिसाइज। तो ओके, तो प्रिसीजन जो है वो अनसर्टेनिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, और ये जनरल है, ये जरूरी नहीं हमेशा अप्लाई होगा। प्रिसीजन और एक्यूरेसी की असल डेफिनेशन ऊपर वाली है, लेकिन अनसर्टेनिटी से इसको इस तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी भी इसको अफेक्ट कर रही है। और दूसरी बात, अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी तो हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिंपली आपको ये बता रहा है कि उस इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग कितनी आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही गलती है और रीडिंग लेस एक्यूरेट है। इसकी ये चीज़ हम लोग बताते हैं थ्रू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एक आइडिया हम लोग ले सकते हैं थ्रू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब हमें एक्चुअली में एक परसेंटेज पता चल रही है उस अनसर्टेनिटी की, कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल वैल्यू कितनी उसके अंदर मसला है। अब ये जो है ये तो एब्सोल्यूट थी, यानी प्रिसीजन का इससे ताल्लुक नहीं कि ओरिजिनल वैल्यू की परसेंटेज के साथ वो कहता है, वो तो बस ये कि क्या वो रिपीटेबल है रीजनेबली। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक मेरे पास वैल्यू है मे बी 7 किलोमीटर्स प्लस माइनस 1% मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 1% इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, जबकि दूसरी मेरे पास एक रीडिंग है मे बी 2 मीटर्स प्लस माइनस 10%। तो अब इसके अंदर कंपेयरिंग टू द ओरिजिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मौजूद है, जिसका मतलब क्लियरली है कि ये लेस एक्यूरेट है। ओके, तो जिधर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है वो हमारे पास लेस एक्यूरेट है, क्योंकि क्लियरली जब हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली कंपेयरिंग टू द ट्रू वैल्यू, अगर परसेंट मास जो मेजर वैल्यू है उसी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इतना ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि वो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल वैल्यू से काफ़ी हद तक दूर होगी। जबकि अगर इधर हम लोग बात करें तो इसके अंदर ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, दिस इज मोर एक्यूरेट। तो इस लिहाज से भी आप इसको समझ सकते हैं।
बट ओरिजिनल एक्यूरेसी और प्रिसीजन की डेफिनेशन हमारे पास ये हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझने में आसानी हुई होगी और हमने इस एसएलओ को कवर कर लिया है। एनालाइज एंड प्रेडिक्ट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपके पास जो मेजरमेंट्स आई हैं उनके अंदर आप लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को जो है वो एनालाइज कर सकें कि आपके पास ये वैल्यूज आई हैं, आप बता सकेंगे ठीक है ये वाली जो है ये मोर प्रिसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है, ये आपके पास लेस एक्यूरेट है, ये आपके पास मोर एक्यूरेट है लेकिन लेस प्रिसाइज है। तो इस तरीके से आप इन डिफरेंट मेजरमेंट्स को एनालाइज कर सकें। और फिर एक हमने टच ये भी कर लिया है अगर अनसर्टेनिटी दी हुई है उधर से भी आप एनालाइज कर सकें, लेकिन मैंने तो भाई बात करा है इस सिनेरियो की।